हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में चलते हैं। हम लोग इसके पहले दो लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने मॉस परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, पीपीएम, इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो आज जो कंसंट्रेशन टर्म का अगला पार्ट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? क्या चीज होती है मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है जो किसी भी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित सभी कंपोनेंट के मोलों के साथ होता है। यानी मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विद द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of all component in the solution. It is represented by x. मोल फ्रैक्शन को हम लोग x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन ए बी, जहां पे ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट। इफ Na is the number of moles of solute and moles of solvent, and Nb is the number of moles of solute, then mole fraction of A, that is equal to number of moles of A upon total number of moles in solution AB. XA, that is equal to Na upon Na plus Nb. Similarly, mole fraction of component P, that is equal to XB and equal to Nb upon Na plus Nb. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका
उनका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो सम ऑफ मोल fractions of components in a solution is always equal to 1. It means XA plus XB that is equal to 1. इसी चीज को हम लोग देखें कि कैसे XA plus XB equal to 1 होता है। तो we know that XA equal to NA upon NA plus NB and XB equal to NB upon NA plus NB. Then sum of these two fractions NA upon NA plus NB plus NB upon NA plus NB that is equal to NA plus NB upon NA plus NB that is equal to 1. So XA plus XB that is equal to 1. It means XA equal to 1 minus XB or XB equal to 1 minus XA. अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है, सपोज दैट कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है A B C, तो XA plus XB plus XC that will also be equal to 1. तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शंस में हम लोग एक चीज और जानेंगे, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। Relation between mole fraction and molarity। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि मोलैरिटी इक्वल टू होता है NB into 1000 upon WA। NB into 1000 upon WA in ml, in ग्राम। जहां पे NB क्या है, नंबर ऑफ moles of solute, और WA mass of solvent, mass of solvent। देखते हैं कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि XB दैट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB और XA दैट इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। तो XB upon XA that will be equal to NB upon NA plus NB का whole upon NA upon NA plus NB, या इसी को हम लिख सकते हैं NB upon NA, NB upon NA। XB upon XA that is equal to NB upon NA। लेकिन NB इक्वल टू कितना होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि NB इक्वल टू
एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का होल अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए. Number of moles of B equal to mass of B upon molar mass of B, and number of moles of A, that is equal to mass of A upon molar mass of A. So WB upon MB into MA upon WA, MA upon WA. तो XB upon XA, that is equal to WB into MA upon MB into WA. तो मल्टीप्लाई both sides by 1000 upon MA. दोनों साइड्स को हम लोग 1000 अपॉन MA के द्वारा मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दोनों साइड्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, XB इंटू 1000, XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA, दैट इज इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB into WA into 1000 upon MA. MA से MA को कैंसिल करते हैं तो XB into 1000 upon XA into MA, that is equal to WB upon MB into 1000 upon WA. So WB upon MB, that is equal to NB. It can be also written as NB into 1000 upon WA, and this is the molarity. This is the molarity of the solution. So it means XB into 1000 upon XA into MA, that is equal to molarity of the solution. ये सॉल्यूशन की मोलैरिटी के बराबर हो जाता है. तो ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में. इसको एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं कि XB into 1000 अपॉन, हम लोग जानते हैं कि XA that is equal to 1 minus XB, 1 minus XB. तो XA की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 minus XA into MA. This is equal to molarity. This is the relation between mole fraction and molarity. अभी इसमें एक चीज और आती है कि अगर मान लो कि हमें कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि जो सल्यूट है, सल्यूट हमें मॉस परसेंट में दिया जाए, और जब सल्यूट मॉस परसेंट में दिया जाए तो हम उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर सल्यूट मॉस परसेंट में दिया हुआ हो तो हम उसकी मोलैरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं. Sometimes percent by mass of solute is given and required मोलैरिटी. कभी कभी ऐसा होता है कि सल्यूट का मॉस परसेंट दिया हुआ है और
हमें उससे मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो हम उससे मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लेते हैं कि लेट x% by mass of solute, मान लेते हैं कि जो सल्यूट है वो x% है। तो अगर मान लो कि x% है सल्यूट, ऐसी कंडीशन में जो WD होगा, तो WD दैट विल बी इक्वल टू x ग्राम। तो WA इक्वल टू कितना हो जाएगा? WA इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम। अभी हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू जो होता है वो किसके बराबर होता है? मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? Mv इंटू 1000 अपॉन WA in grams. But we know that Mb equal to Wb upon कितना? Mb, Wb upon Mb। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू WA। और हमें पता है WB कितना है? WB है x ग्राम, x इंटू 1000 अपॉन WA कितना है? 100, 100 माइनस x इंटू MB। इसके द्वारा हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सल्यूट जो है वो किसमें दिया हुआ है? मॉस परसेंट में। अगर सल्यूट मॉस परसेंट में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखने की चीज ये है कि मोलैरिटी जो होती है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, molarity and mole fraction both are independent to temperature। दोनों जो हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन इन दोनों के अंदर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है, जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है, उसको चेंज करने पर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर केवल और केवल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंजिंग होती है, उसका वॉल्यूम परिवर्तित होता है। तो मोलैरिटी में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है और मोल फ्रैक्शन में भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इनमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से रिलेटेड हैं और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग देखेंगे। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या चीज है? नॉर्मैलिटी किसे कहते हैं? क्या चीज होगी नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? नॉर्मैलिटी जनरली डिनोटेड बाय n, जनरली डिनोटेड बाय n, कैपिटल n से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मैलिटी होती क्या चीज है? जनरली नॉर्मैलिटी जो है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित होते हैं? बात समझ में आ रही है ना? इट इज the number of gram equivalent of solute present
in 1 liter of solution. तो नॉर्मेलिटी that is equal to gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. लेकिन अगर मान लो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो मिलीलीटर में है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट दैट इज इक्वल टू मॉस ऑफ सोल्यूट अपॉन equivalent mass of solute. Mass of solute upon equivalent mass of solute. तो equivalent mass of solute क्या होता है? Equivalent mass of solute that is equal to molar mass of solute upon acidity or basicity. Molar mass of solute equal to acidity, molar mass of solute upon acidity or basicity. इसके द्वारा हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें इक्विवेलेंट मास मिल गया तो इसके द्वारा हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब ग्राम इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा तो हम इसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? सवाल यहां पे ये चीज आता है कि एसिडिटी क्या चीज है? एसिडिटी किसे कहते हैं? एसिडिटी क्या चीज होती है? एसिडिटी हमेशा बेस की होती है, जबकि बेसिसिटी जो होती है वो हमेशा एसिड की होती है। तो एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ions is called acidity, और बेसिसिटी नंबर ऑफ replaceable H ion is called basicity. लेकिन सपोज करते हैं कि कोई भी ऐसा एक कंपाउंड है जो आयनिक है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और हमें उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय कैटायंस, नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय कैटायंस डिनोट इट्स एसिडिटी। बात समझ में आ रही है ना? जितना कैटायन के ऊपर चार्ज आएगा वही उसकी एसिडिटी होगी। बात समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड है और हमें पता नहीं चल पा रहा है तो हम ये देखेंगे कि जब वो डिसएसोसिएट होता है तो कैटायन कितना चार्ज एक्वायर करता है, वही उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी होती है। बात समझ में आ रही है? ये केस तब लागू होता है जब कोई साल्ट है। क्या चीज है? साल्ट है। बात समझ में आ रही है? अब अगर देखना चाहें हम तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास NaOH है। NaOH
एक बेस है, तो NaOH का जो एसिडिटी होगा वो कितना होगा? एसिडिटी ऑफ NaOH कैसे हम लोग कैलकुलेट करें NaOH की एसिडिटी? एसिडिटी ऑफ NaOH, तो NaOH में अगर हम लोग देखें तो Na और OH दो चीजें हैं, कितने रिप्लेसेबल हैं हाइड्रोक्साइड आयन? एक। तो इसकी जो बेसिकसिटी होगी, बेसिकसिटी दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1। तो इक्विवेलेंट मॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोलर मॉस अपॉन बेसिकसिटी, मोलर मॉस अपॉन बेसिकसिटी। NaOH का मोलर मॉस कितना है? NaOH का मोलर मॉस 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 40। तो 40 अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो गया? 40। इसका इक्विवेलेंट मॉस कितना हुआ? 40। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं बेसिकसिटी ऑफ H2SO4, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं? तो हमें दिख रहा है कि 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी इसकी जो बेसिकसिटी है वो कितनी है? 2 है। तो बेसिकसिटी अगर 2 है तो इक्विवेलेंट मॉस कितना होगा? इक्विवेलेंट मॉस मोलर मॉस कैलकुलेट कर ले। मोलर मॉस H2SO4 का कितना हो जाएगा? H2SO4 हो गया कितना? 2 into 1 प्लस 32 प्लस 4 into 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। तो हम निकाल सकते हैं इसको 98 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट मॉस है वो है 49। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर इक्विवेलेंट मॉस मिल जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट मॉस मिल जाएगा। अगर ग्राम इक्विवेलेंट मॉस मिल जाता है तो हम इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई? अभी हम लोग देखेंगे अब फॉर्मेलिटी के बारे में। द लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका यूज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड करने में करते हैं वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या चीज होती है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मॉस ऑफ solute present in 1 liter of solution is called formality। इसी को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला मॉस ऑफ solute present in 1 liter of solution, it is denoted by F। इसको हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मॉस ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in liter। फॉर्मेलिटी जनरली आयनिक कंपाउंड्स का कैलकुलेट किया जाता है। सामान्यतया जो फॉर्मेलिटी है वो हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिटी का प्रयोग जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के
या आयनिक सब्सटेंसेस के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो आयनिक कंपाउंड्स है जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है या फिर कॉपर सल्फेट है, ये जो होते हैं वो कभी भी डिस्क्रीट कॉन्सेंट्रेशन शो नहीं करते हैं। ये हमेशा जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी के आधार पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो चूंकि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स ना होने के कारण हम इनके कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अन्य टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या किस चीज का यूज करते हैं? फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो अभी हम लोग कुछ चीजें देखेंगे जो मोलैरिटी या मोलैरिटी से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीजें जो है वो देखनी है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी का है और डिफरेंट डिफरेंट मोलैरिटी के होने की वजह से हमें दूसरे मोलैरिटी में उसको चेंज करना है, तो हमें कितना वॉल्यूम उसमें ऐड करना होगा, उसका वॉल्यूम कितना करना होगा, इन चीजों को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो मान लेते हैं कि इफ V1 ml of a solution of molarity M1 is mixed with V2 ml of solution of molarity M2, so then the molarity of the formed solution, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? M1 V1 plus M2 V2 that is equal to M3 into V1 plus V2। अब अगर हमें इसमें से M3 को कैलकुलेट करना है, जो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी जो है वो M1 है और इसका वॉल्यूम कितना है? V1 है। V1 वॉल्यूम है, M1 मोलैरिटी है। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो है वो V2 है, ये वॉल्यूम V2 है और मोलैरिटी M2 है। अगर इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो एक तीसरा सॉल्यूशन बनता है, एक तीसरा सॉल्यूशन बनेगा जिसका वॉल्यूम जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा और मोलैरिटी कितनी होगी? M3। तो अगर हमें इसकी मोलैरिटी जो मिक्सचर बना, इसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसके द्वारा हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम और मोलैरिटी के सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर जो तीसरा सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हमें V1 ml जो सॉल्यूशन का है जिसकी मोलैरिटी M1 है, उसको अगर हमें डाइल्यूट करना है और मोलैरिटी M2 करना है, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो डाइल्यूट करने के लिए हम लोग जो नया सॉल्यूशन डाइल्यूशन के बाद बनेगा उसकी मोलैरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो डाइल्यूट V1 ml, dilute V1 ml of a solution of molarity M1 to molarity M2 so that the final volume V2
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। किसके बराबर हो जाएगा ये? V2 माइनस V1 के बराबर। तो V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M2 इंटू V1। इसके द्वारा हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी V1 ml के सॉल्यूशन को जिसकी मोलैरिटी M1 है इतना डाइल्यूट करें कि उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए? M2। तो M2 मोलैरिटी को डाइल्यूट करके पहुंचाने में कितना हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा? जो वाटर ऐड करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? V2 माइनस V1 के बराबर। तो V2 माइनस V1 किसके बराबर होगा? तो ये M1 माइनस M2 अपॉन कितना? M2 इंटू V1। इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे फॉर्मूले अभी आप लोग याद करेंगे, तैयार करेंगे और सारे फॉर्मूलों के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला जो इसका टॉपिक होगा वो है सोलबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में कैसे घुलता है और फिर गैसें लिक्विड में कैसे घुलती हैं। और तब तक आप लोग इन सारे फॉर्मूलों को तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग एक लेक्चर देखेंगे न्यूमेरिकल्स, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें।